अस्सलाम वालेकुम जी। हमने इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है और हमने बिल्डिंग मटेरियल रिलेटेड तमाम इंटरव्यू क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है और आज से हम इंशाल्लाह पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पास्ट इंटरव्यू को डिस्कस करेंगे। आज के इंटरव्यू का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जी, डिफरेंस बिटवीन स्मॉल डैम एंड लार्ज डैम। देखिए, स्मॉल डैम और लार्ज डैम क्या है। अकॉर्डिंग टू MIP मैनुअल ऑफ इरिगेशन प्रैक्टिस, ऐसा डैम जिसकी हाइट 15 मीटर से कम होगी वो स्मॉल डैम होगा, और ऐसा डैम जिसकी हाइट 15 मीटर से ज़्यादा होगी वो लार्ज डैम होगा। और अगर हम स्मॉल डैम्स की बात करें पंजाब में, तो हमारे 54 स्मॉल डैम्स हैं पंजाब में अकॉर्डिंग टू मैनुअल ऑफ इरिगेशन प्रैक्टिस। ठीक है, और इनमें से मैक्सिमम जो डैम्स हैं वो पोठोहार जोन में हैं। पोठोहार जोन में चकवाल एरिया में, जेहलम एरिया में, रावलपिंडी एरिया में, ठीक है, और फतेहपुर, फतेहजंग, इन एरियाज में ज़्यादा डैम्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फेलियर ऑफ डैम्स। अब डैम के फेलियर्स किस किस वजह से जो है डैम फेल हो सकता है। देखें, उसमें उसकी रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन तो ये है कि स्ट्रक्चरल फेलियर हो सकता है, हाइड्रोलिक फेलियर हो सकता है, फाउंडेशन फेलियर हो सकता है, ऑपरेशनल फेलियर हो सकता है, नेचुरल फेलियर हो सकता है, और ह्यूमन एरर हो सकता है, कंबाइंड फैक्टर। देखें, फर्स्ट वन है जी स्ट्रक्चरल फेलियर। अब स्ट्रक्चरल फेलियर से मुराद है कि हमारा जो डैम है वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो फेल हो गया। और स्ट्रक्चर क्यों फेल होगा? स्ट्रक्चर फेल होगा कि अगर हमने उसका डिज़ाइन सही नहीं किया। डिज़ाइन से मुराद कि हमारा फॉल्टी डिज़ाइन है और फॉल्टी मटेरियल यूज़ हुआ है, या इसके अलावा जिस पे हमने जिस लोड पे डिज़ाइन किया उस लोड से ज़्यादा जो उस पे लोड आ गया तो वो फेल हो गया, यानी कि स्ट्रक्चर ही स्टेबल नहीं रह पाया। तो ये कौन सा होगा फेलियर? स्ट्रक्चरल फेलियर। अब है जी हाइड्रोलिक फेलियर। हाइड्रोलिक फेलियर ऐसा होगा जो वाटर की वजह से होगा, मतलब जितना हमने डिज़ाइन किया उससे ज़्यादा पानी आ गया और पानी ओवर टॉपिंग हो गया। पानी ओवर टॉपिंग होगा तो ये एक फेलियर है। इसके अलावा जी ओवर टॉपिंग होने की वजह से उसका क्रस्ट जो है वो इरोड हो जाएगा, तो वो भी एक फेलियर है। ठीक है, अब इसके अलावा फॉर एग्जांपल हमने उसको जो है वो वाटर हमारे पास अगर फुल कैपेसिटी में आ गया और उसको हमने एस्केप किया, तो अगर हमने यकदम उसको स्केप कर दिया तो वो उसका जो लेवल है वो कम हो जाएगा, यकदम कम हो जाएगा। और अगर यकदम पानी का लेवल कम होगा तो इससे ड्रा डाउन इफेक्ट क्रिएट होगा, जिसकी वजह से डैम की जो साइड स्लोप होती है वो स्लिप होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे भी डैम डैम फेल हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है जी फाउंडेशन फेलियर। फाउंडेशन फेलियर से क्या मुराद है कि फाउंडेशन का ही फेल हो जाना। लेकिन जब हमने डैम बनाया तो डैम में हमने सॉइल इन्वेस्टिगेशन की। अगर प्रॉपर तरीके से सॉइल इन्वेस्टिगेशन हम नहीं करते और उसकी फाउंडेशन जिस पे बनी हुई है उसकी सॉइल ही वीक है, तो वीक सॉइल होने की वजह से जो फेल हो जाएगा स्ट्रक्चर या जो डैम फेल होगा वो फेलियर कौन सा होगा? फाउंडेशन फेलियर होगा। या इसके अलावा कि डैम बना, डैम का ऊपर वाटर हेड अप हुआ, हेड अप होने की वजह से सीपेज जो है वो अपना एक पाथ बनाएगी, उस सीपेज की वजह से भी फाउंडेशन फेल हो जाएगी। तो सीपेज की वजह से जो फाउंडेशन फेल होगी वो भी फेलियर कौन सा हुआ? फाउंडेशन फेलियर हुआ। या फिर हमारा जब हम वाटर को हेड अप करते हैं तो अपलिफ्ट प्रेशर क्रिएट होता है। तो अपलिफ्ट प्रेशर इतना बना कि वो स्ट्रक्चर को ही ले उड़ा, यानी कि डैम को ही उसने फेल कर दिया, तो वो हमारा वो भी फाउंडेशन फेलियर होगा। नेक्स्ट है जी ऑपरेशनल फेलियर, यानी कि डैम हमने बना दिया, उसको हम उसको ऑपरेट ही सही नहीं किया। अब ऑपरेट सही करने से क्या मुराद है? ठीक है, फॉर एग्जांपल डैम हमने बना दिया, डैम बनने के बाद उसमें वाटर आया, वाटर अब वो पीक कैपेसिटी पे उसने वाटर को स्टोर कर लिया।
ठीक है। स्टोर करने के बाद अब जब एक्स्ट्रा वाटर आता है, पानी तो जो है फ्लड सीजन में तो आता है, उसको फिर मैनेज करना होता है। जितना वाटर आ रहा होता है उससे ज़्यादा या उससे कम जो है हम एस्केप कर देते हैं। लेकिन अगर हमारी पुअर मैनेजमेंट है, हम ये जज ही नहीं कर पाए कि पीछे से पानी कितना आ रहा है, ठीक है, फिर हमने इधर से एस्केप कितना करना है, तो अगर एक्स्ट्रा वाटर आ जाएगा तो वो उसको संभालना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो पुअर मैनेजमेंट की वजह से जो फेलियर आता है वो ऑपरेशनल फेलियर में आएगा। अब अगर फॉर एग्जांपल मंगला डैम की बात करते हैं, तो मंगला डैम का एक फर्स्ट पॉइंट है मकबूजा कश्मीर में। मकबूजा कश्मीर से जैसे ही पाकिस्तान में इंटर होगा या आज़ाद कश्मीर में वाटर इंटर होता है, तो एक गेज हमारी उधर है, ठीक है। उधर से पानी मंगला रिजर्वायर तक आते 8 घंटे लगाता है, ठीक है। तो हमने मैनेज करना होता है, फर्स्ट गेज को ही उधर से पढ़ लेते हैं, हमें पता होता है कि अब ये वाटर जो है ये मंगला झील में आने वाला है और उस वाटर को उधर झील तक आते 8 घंटे लगते हैं। तो हम 8 घंटों में अपनी मैनेजमेंट कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन 1992 में भी ये कहीं मैनेजमेंट का ही जो है वो इशू आया था, हम जो जिसकी वजह से फ्लड जो है ना 1992 का आया था, ठीक है। 10 लाख क्यूसेक का जो है वो एक हमारे पास रेला था और यकदम आ गया, उसको संभालना मुश्किल हो गया और वो फ्लड का एक सबब बना, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, ये ऑपरेशनल फेलियर होता है, ठीक है। या इसके अलावा हमारे पास वाटर आ गया, हमने उसको टाइमली जो है वो जज भी कर लिया, ठीक है। लेकिन हम जब उस वाटर को स्केप करने लगे तो गेट ही नहीं चले। अब गेट का ना चलना भी ऑपरेशनल फेलियर में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी नेचुरल डिजास्टर। अब नेचुरल डिजास्टर की वजह से भी फाउंडेशन फेल हो जाती है, डैम फेल हो सकता है, ठीक है। नेचुरल डिजास्टर मतलब अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक आ गया तो आपका डैम फेल हो गया, तो ये नेचुरल डिजास्टर में आएगा। या फिर कहीं लैंडस्लाइडिंग हुई, डैम फेल हो गया, ये भी आपका नेचुरल डिजास्टर में आएगा। या फिर इतनी बारिश हुई कि आपका सारे का सारा डैम, अगर वो अर्दन डैम है तो वो सैचुरेटेड हो गया, ठीक है। वो इतना सैचुरेटेड हो गया कि वाटर के प्रेशर को भी वो रेजिस्ट ना कर पाया और लिक्विफेक्शन एक्शन के थ्रू वो कोलैप्स हो गया, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, आपका नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। अगर ह्यूमन एरर ये है कि एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन उसकी प्रॉपर इंस्पेक्शन नहीं की गई, या उसके बाद ड्यूरिंग ऑपरेशनल उस पे जो है वो उसकी मैनेजमेंट ठीक नहीं की गई, ठीक है। तो जो भी ह्यूमन एरर है वो ह्यूमन एरर का सबब बन सकता है ये डैम। इसके अलावा कंबाइंड फैक्टर है, कंबाइंड फैक्टर में यही है कि उसकी जो है वो टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन नहीं की गई, उसकी टाइम टू टाइम रिपेयर एंड मेंटेनेंस नहीं की गई और उसकी मैनेजमेंट सही नहीं की गई, ठीक है। तो ये सारे आते हैं फेलियर, जिसमें हमने ये स्ट्रक्चरल फेलियर है हमने डिस्कस कर लिया है जी। इसके अलावा ये हाइड्रोलिक है फेलियर है, डिस्कस कर लिया है। फाउंडेशन फेलियर डिस्कस कर लिया है जी। ऑपरेशनल फेलियर डिस्कस कर लिया है। नेचुरल डिजास्टर, ह्यूमन एरर और कंबाइंड फैक्टर को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी, पर्पस ऑफ स्मॉल डैम। देखें स्मॉल डैम का क्या पर्पस है। पर्पस हमारा स्मॉल डैम हो या लार्ज डैम हो, इसका पर्पस है हमारा इरिगेशन करना, ड्रिंकिंग वाटर के लिए वाटर को जो है वो स्टोर करना, या इसके अलावा फ्लड कंट्रोल के लिए, फ्लड को मिटिगेट करने के लिए हम जो है ये बनाते हैं, ठीक है। वाटर स्टोर हो जाता है और वो वाटर जिसने आगे जाके फ्लड का जो सबब बनता है वो वाटर उधर ही जो हम उसको हम स्टोर कर लेते हैं और स्टोर करने से वो फ्लड को मिटिगेट करने में काम आता है, ठीक है। इसके अलावा हम क्या जी जनरेशन भी बना सकते हैं, और स्मॉल डैम में तो जनरेशन बहुत कम है, लेकिन हम जहाँ पे हमारा अच्छा खासा हेड बन रहा हो वहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा रिक्रिएशनल से क्या मुराद है जी, हम जो है फिशरीज़ के लिए भी इसको जो है यूज़ करते हैं। इसके अलावा टूरिज़्म के लिए, बोटिंग के लिए, तो इस पर्पज़ के लिए भी ये काम आ सकता है। इसके अलावा वो जो सबसे अहम है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ठीक है। पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा इशू है। अगर आप लाहौर की बात करते हैं तो लाहौर का वाटर टेबल इतना डाउन हो गया कि ये खतरे की घंटी इसने बजा दी है, ठीक है। और अब उस वाटर टेबल को हम ऊपर कैसे करें,
और उस वाटर टेबल को ऊपर करने के लिए, वाटर टेबल को रिचार्ज करने के लिए वाटर को उसके ऊपर स्टोर करना पड़ेगा। कोई छोटा डैम बना के उसके ऊपर मसलसल पानी को जो है स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर करने से क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन की वजह से वो वाटर जो है वो अंडरग्राउंड जाता है और वाटर अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। ठीक है, इसके अलावा जी इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स भी हैं। बिल्कुल, जिस एरिया में बनता है वो फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है और इको सिस्टम अच्छा हो जाता है, तो इन्वायरमेंटल बेनिफिट भी होंगे। ठीक है, और ये हाइड्रो पावर ये मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कंक्रीट की वर्कबिलिटी क्या है। देखें, वर्कबिलिटी क्या होती है जी, ईज विद विच कंक्रीट कैन बी मिक्स्ड, ट्रांसपोर्टेड या प्लेस्ड एंड कंपैक्टेड विदाउट सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन के बगैर आपका मिक्स करना, प्लेस करना, कंपैक्ट करना आसानी के साथ, ये वर्कबिलिटी होती है। ठीक है, और जितनी वर्कबिलिटी ज़्यादा होती जाएगी हमारी स्ट्रेंथ उतनी ही कम होती जाएगी। वर्कबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही होती है, ये वाटर सीमेंट रेशियो पे डिपेंड करती है, एग्रीगेट के साइज पे डिपेंड करती है, एग्रीगेट की शेप पे डिपेंड करती है, एडमिक्सचर्स पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो उसके एग्रीगेट के टेक्सचर पे डिपेंड करती है। तो ये वर्कबिलिटी जो है ना, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मेथड ऑफ कंक्रीट इन रनिंग वाटर। देखें, अगर आपका पानी चल रहा है या अंडर वाटर आपने कंक्रीटिंग करनी है तो उसका कौन से मेथड है। ठीक है, अंडर वाटर कंक्रीटिंग में जो है वो बेस्ट मेथड ट्रिमी मेथड होता है, ट्रिमी पाइप मेथड। इसमें एक पाइप होता है जिसको स्पेसिफिक लोकेशन पे ले जाया जाता है और उधर उसको कंक्रीटिंग कर दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा एक होता है बकेट मेथड, जिसमें एक बकेट को यूज़ किया जाता है और नीचे जाके फिर स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके उसको खोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है एक बैग्ड कंक्रीट। ये एक या तो रेडीमेड कंक्रीट तैयार कर दी जाती है, स्पेसिफिक लोकेशन पे रख दी जाती है, या फिर बैग्ड कंक्रीट होती है, जो बैग में कंक्रीट होती है, स्पेसिफिक लोकेशन पर रख के उसके ऊपर और ग्राउटिंग जो है ना वो कर दी जाती है, या फिर पंप कंक्रीटिंग जो है ना वो की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, स्ट्रेस स्ट्रेन। लेकिन स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया जो है वो स्ट्रेस है। ठीक है, जबकि स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस की वजह से मसलसल स्ट्रेस लगा, स्ट्रेस की वजह से डिफॉर्मेशन हुई। डिफॉर्मेशन से क्या मुराद है कि वो कोई भी स्ट्रक्चर है उस पर लोड लगा, स्ट्रेस लगी, तो स्ट्रेस की वजह से उसमें तब्दीली आई। वो तब्दीली कितनी आई, ठीक है, अगर लेंथ की बात करते हैं तो वो स्ट्रेस लगने की वजह से कितना लेंथ में चेंज आया, कितनी लेंथ में इजाफा हुआ या कितनी लेंथ जो है वो कम हुई, तो वो जो चेंज आया, तो अब डिफॉर्मेशन जितना आया, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये हमारा होगा स्ट्रेन। ठीक है, नेक्स्ट है जी, स्टील ग्रेड कौन से हैं। अगर हम स्टील के ग्रेड्स की बात करें तो इसमें 40 ग्रेड है, इसमें 60 ग्रेड है और इसमें 75 ग्रेड है। ठीक है, अगर माइल्ड स्टील की बात करते हैं तो ये 40 ग्रेड से क्या मुराद होता है, 40,000 PSI, और 60 ग्रेड से क्या मुराद होगा, 60,000 PSI। ठीक है, तो अब अगर माइल्ड स्टील की बात करें तो अगर हम उसको मेगा पास्कल में लें, PSI में मैंने बताया मेगा पास्कल में लें, तो ये तकरीबन 275 टू 280 मेगा पास्कल होगा। ठीक है, और जो 60 ग्रेड वाला होगा ये 415 मेगा पास्कल होगा, 415 मेगा पास्कल होगा। ठीक है, अब जी ये मैंने जो आपको बताया ना 40,000 या 280 मेगा पास्कल, ठीक है, ये उसकी है यील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, इंटरव्यूअर आपसे पूछता तो आपने सिर्फ ये बताना है जी 60,000 मेगा पास्कल या 40,000 मेगा पास्कल, दो ही ग्रेड हैं, 40 वाला और 60 वाला। तो ये इसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, 40,000 मेगा पास्कल और 60,000 मेगा पास्कल, और सॉरी PSI। ठीक है, तो ये जो PSI है ये इसका यूनिट होगा, और 40,000 PSI ये उसका यील्ड स्ट्रेंथ होगी, कंप्रेशन स्ट्रेंथ नहीं है या टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं है, ये यील्ड स्ट्रेंथ है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होगी, देखें, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी ना वो यील्ड को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 के साथ। अगर हमारा 40 ग्रेड है तो 40 ग्रेड से मुराद है कि 40,000 इसकी PSI यील्ड स्ट्रेंथ है, और
अगर इंटरव्यूअर पूछता है कि 40 ग्रेड की मुझे टेंसाइल स्ट्रेंथ बताओ, तो ये 40,000 को मल्टीप्लाई 1.5 करना है, तो ये 60,000 PSI इसका आंसर आ जाएगा टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, इसी तरह जी अगर 60 ग्रेड की टेंसाइल स्ट्रेंथ इंटरव्यूअर पूछता है तो वो हो जाएगी 90,000 PSI। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। देखें, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन शैलो फाउंडेशन है, डीप फाउंडेशन है। शैलो फाउंडेशन वो होगी जिसकी डेप्थ इसकी विड्थ से 2 टाइम से जो है डिक्रीज होगी। ठीक है, तो लेस होगी तो ये होगा जी शैलो। अगर इंक्रीज होगी 2 टाइम से इंक्रीज होगी, ठीक है, तो ये होगा जी डीप फाउंडेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी स्टील टेस्टिंग मेथड। अब स्टील टेस्टिंग मेथड, अब स्टील पे कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, फील्ड में तो हम जो है ना, फील्ड से मुराद है कि अगर हम कंस्ट्रक्शन फील्ड की बात करें तो इसमें हम जो है मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ लेते हैं स्टील की। इसके अलावा हम डक्टिलिटी को चेक करते हैं कि उसको अगर हमने टेंसाइल स्ट्रेंथ से मतलब होता है दोनों तरफ से पकड़ के उसको पुल करना, पुल करने से हम देखते हैं कब जाके वो फेल होगा, तो वो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, लेकिन फेल होने से पहले वो इलोंगेट हुआ, वो कितना इलोंगेट हुआ इसको हम बोलते हैं इलोंगेशन। तो हम इलोंगेशन टेस्ट भी करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस सारे फिनोमेना को हम कहते हैं डक्टिलिटी। वो जितना ज़्यादा हुआ उतनी उसकी डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो डक्टिलिटी भी टेस्ट हो गया। अब नेक्स्ट है जी बेंड एंड रीबेंड टेस्ट। बेंड टेस्ट, हम बेंड टेस्ट भी करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि इसमें अगर बेंड होने से क्रैक्स तो नहीं आते। ठीक है, इसके अलावा जी हार्डनेस टेस्ट। आप स्टील पे हार्डनेस टेस्ट भी किया जाता है। हार्डनेस टेस्ट से मुराद है कि जैसे रॉक फील हार्डनेस टेस्ट है, ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट है, इसकी हार्डनेस को चेक किया जाता है। नेक्स्ट है जी इम्पैक्ट टेस्ट। इम्पैक्ट टेस्ट ये होता है कि हार्डनेस टेस्ट तो होगा, हमने ग्रेजुअली जो है ना, या टेंसाइल स्ट्रेंथ ऐसे होगी, हमने ग्रेजुअली लोड ऊपर डालते गए जिस पे फेल हुआ हमें पता चल गया जी ये टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी इतनी है या हार्डनेस इसकी इतनी है। ठीक है, लेकिन इम्पैक्ट टेस्ट होता है कि किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर अगर यकदम हमने लोड डाल दिया तो यकदम लोड वो कितना बियर कर पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए इम्पैक्ट टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा बाकी भी टेस्ट हैं वो इतने इंटरव्यू के लिए हमारे इम्पोर्टेंट नहीं हैं, जिसमें केमिकल कंपोजिशन है, अल्ट्रासोनिक टेस्ट है, मैग्नेटिक टेस्ट है, रेडियोग्राफिक टेस्ट है, फटीग टेस्ट है और कोरोजन रेजिस्टेंस टेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड। रोड के क्रॉस सेक्शन में तो है, अगर क्रॉस सेक्शन की बात करें तो उसमें मेटल विड्थ भी है, उसके अलावा जो है वो फॉर्मेशन विड्थ भी है, राइट ऑफ वे है, वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी इंटरव्यू क्वेश्चन में। अभी जो है ना उसके अगर हम बात करते हैं उसकी लेयर्स की, तो वो भी उसका क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड ही है। लेयर्स की बात करते हैं तो उसमें सब ग्रेड है, सब बेस है और सरफेस कोर्स है। तो सब बेस की बात करें तो सब ग्रेड की बात करें तो जो सबसे बॉटम वाली लेयर होगी उसको सब ग्रेड कहते हैं। ठीक है, और सब ग्रेड अगर कंपैक्टेड है तो उसके ऊपर, या फिर अगर सेटिस्फाइड हैं उस पे या उसकी बेरिंग कैपेसिटी अच्छी है तो उसके ऊपर बाज़ दफ़ा सब बेस लेयर की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर उसकी बेरिंग कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, ज़मीन के सरफेस को हम बोलते हैं सब ग्रेड। ज़मीन की सरफेस को हम ऊपर से लेवल कर देते हैं तो ये हमारा सब ग्रेड तैयार हो जाता है। अगर उसकी बेरिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है तो उसके ऊपर एक और लेयर लगा देते हैं जिसको हम सब बेस बोलते हैं। उसके ऊपर फिर कोर्स लगाते हैं। ठीक है, ये लाजमी हिस्सा होता है किसी भी रोड का ना, और उसके ऊपर हमारा टॉप पे होता है जी सरफेस कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोन ऑफ एंड कैम्बर। क्रोन क्या होता है? रोड का, अगर रोड की बात करें तो जो राइज्ड पोर्शन होगा या पॉइंट होगा ना सेंटर में, उस राइज्ड पॉइंट को हम क्रोन बोलते हैं। जबकि कैम्बर क्या होता है?
ट्रांसवर्स स्लोप जो है उसकी, ठीक है, उसकी चौड़ाई के रुख जो स्लोप होएगी उसको हम बोलते हैं कैम्बर। और कैम्बर जो है 2 से 3% तक या 4% तक कैम्बर हो सकती है। और इंटरव्यूअर अगर आपसे पूछता है कि कंक्रीट रोड में कैम्बर कितना होता है, या बिचुमिनियस रोड में कैम्बर कितना होता है, या वाटर बाउंड मैकेडम रोड में कैम्बर कितना होता है, या जी सिर्फ हमने अर्दन रोड बनाई है, अर्दन में कैम्बर कितना होगा, ठीक है। तो कंक्रीट में 2% होता है, बिचुमिनियस में 2.5 होता है। और अगर हम बिचुमिनियस की बात करते हैं, सॉरी वाटर बाउंड मैकेडम की बात करते हैं, तो ये 3% होता है। और अर्दन रोड है अगर, तो उसमें 4% होता है जी क्या, कैम्बर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी नेम ऑफ 5 लिंक्स केनाल। अब लिंक केनाल कौन कौन सी हैं जी, लिंक केनाल में जी रसूल कादराबाद लिंक केनाल है, कादराबाद बल्लो की लिंक केनाल है, बल्लो की सुलेमान की लिंक केनाल है, त्रीमू सदनाई लिंक केनाल है, सदनाई मेलसी है, मेलसी बहावल है, चश्मा जेलम है, और तोनसा पंजनद है, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं तो ये इसी तरह आप इस तरह भी याद रख सकते हैं कि एक लाइन में, यानी कि ये चश्मा जेलम है, और उसके बाद रसूल कादराबाद, कादराबाद बल्लो की सुलेमान की, ठीक है, त्रीमू सदनाई, सदनाई मेलसी, मेलसी बहावल, और फिर तोनसा पंजनद, ठीक है। तो इसके अलावा जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है जी, नंबर ऑफ बिराजेस ऑन इंडस रिवर। इंडस की बात करें, दरिया सिंध की बात करें, तो उसके ऊपर 6 बिराजेस हैं, ठीक है। पहले है जी जनाब राज, जनाब राज है, जनाब राज ये जी जनाब राज है हमारा फर्स्ट, और ये आता है हमारा काला बाग, काला बाग के मकाम पे हमारा जनाब राज है। इसके डाउन स्ट्रीम साइड पे फिर चश्मा बिराज है, ये मियाँ वाली में है। उसकी डाउन स्ट्रीम साइड पे फिर तौसा बिराज है, ये डेरा गाजी खान में है। तो अच्छा, ये 3 हमारे जो है वो पंजाब में आ जाते हैं। इससे नीचे जो है वो सिंध में आ जाते हैं, जिसमें गुड्डू है, ये कश्मीर में आता है, फिर सखर है, ये सखर के मकाम पे आता है, फिर कोटरी है। अब कोटरी ये हैदराबाद में आता है जी, कोटरी बिराज। तो हमारे इंडस पे कितने बिराजेस होंगे, 6 बिराजेस होंगे। नेक्स्ट है जी नेम ऑफ ओल्ड बिराज इन पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान के ओल्ड बिराज की बात करें तो इसमें सखर बिराज सबसे पुराना बिराज है, जो है 1868 में जो है ना फर्स्ट टाइम इसका आइडिया दिया गया था, जो मिस्टर फीफी ने दिया था, ठीक है, 1868 में। तो उसके बाद फिर इस पे जो है वो इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनी, फिर सर्वेज हुए, लेकिन इसका काम जाके स्टार्ट हुआ 1923 में। ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ 1923 में। इसके बाद इस पे काम शुरू हो गया और ये कंप्लीट हुआ 13 जनवरी 1932 में जाके ये प्रोजेक्ट जो है इसकी इनॉग्रेशन हुई, फर्स्ट टाइम इसको चलाया गया, ठीक है। तो अब ये जो है सबसे ओल्ड बिराज है, और इसको जो है ना इसको जब इनॉग्रेशन हुई थी 13 जनवरी 1932 को, तो गवर्नर थे, इंडिया के गवर्नर थे, बम्बई के गवर्नर, उनका नाम था लॉर्ड, ठीक है। तो वो लॉर्ड जॉर्ज, तो लॉर्ड जॉर्ज के नाम से इस बिराज का नाम रखा गया लॉर्ड बिराज, ठीक है। जो इंडियन गवर्नर थे, तो बाद में जब जो है ना इस नाम को चेंज करके फिर सखर बिराज से मंसूख किया गया, ठीक है। इस बिराज की लंबाई की बात करें तो ये 1 मील इसकी लेंथ बनती है। आप 1 मील को याद रख सकते हैं, आप 50,000 फीट को याद रख सकते हैं, आप 1.6 किलोमीटर को याद रख सकते हैं, ठीक है। 1 मील कितने किलोमीटर के इक्वल होता है, 1.6 किलोमीटर के, ठीक है। तो आज का ये हमारा फर्स्ट, और इससे जी केनाल्स कितनी निकलती हैं, इससे 7 केनाल्स निकलती हैं, ठीक है। और वो कौन कौन सी हैं जी 7 केनाल, ये हैं जी हमारी 7 केनाल। अगर हम राइट बैंक की बात करें तो राइट बैंक होगा, अगर हम अप स्ट्रीम साइड से डाउन स्ट्रीम साइड की तरफ देख रहे हैं तो हमारे राइट साइड पे ये राइट साइड होगी, ठीक है। इसमें नारा केनाल है, जो लॉन्गेस्ट केनाल है पाकिस्तान की, जिसकी लेंथ 364 किलोमीटर है। इसके अलावा जी खैरपुर ईस्ट है, रोड़ी है,
हैरपुर वेस्ट है, और अगर वेस्ट साइड की हम बात करते हैं तो उसमें नॉर्थ वेस्ट है और राइस है और दादू है। ये 7 केनाल निकलती हैं सक्खर से। ठीक है, जज़ाकल्लाह जी, आपका फर्स्ट इंटरव्यू हमने आज कर लिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह सेकंड इंटरव्यू से स्टार्ट होंगे और इंशाल्लाह पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तमाम पास्ट इंटरव्यूज़ को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। जज़ाकल्लाह।